नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्व अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जो कि 40 नंबर का इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा के बारे में चर्चा करेंगे। आज राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की यह पहली क्लास है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 17 अध्यायों में बांटा गया है। आज हम पहले अध्याय, जिसे प्रारंभिक अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रारंभिक अध्याय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह अधिनियम लागू किस स्थिति में हुआ है वह हम देखते हैं, तो वह 11 सितंबर 2009 में यह अधिनियम लागू हुआ है। इस अधिनियम का नाम क्या होगा? तो इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। यह अधिनियम राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में लागू होगा? तो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में यह अधिनियम लागू होगा। इस अध्याय में आगे हम भवनों से संबंधित, भूमि से संबंधित नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हें हम अगली स्लाइड में देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के पहले अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले हम भूमि और भवनों से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम में भूमि की जो परिभाषा दी गई है वह यह है कि वह भूमि जिस पर निर्माण किया गया हो या वह जलाच्छादित हो, अर्थात जल से भरी हुई भूमि को भी हम भूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है। भवन स्थल की बात करें तो वह भूमि जो भवन निर्माण के लिए प्रयुक्त हो उसे हम भवन स्थल कहेंगे। भवन की परिभाषा देखें तो भवन की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई है कि किसी भी प्रयोजन के लिए, चाहे आप अपने रहने के लिए या किसी व्यवसाय के लिए या किसी अन्य उपयोग के लिए, किसी भी सामग्री से निर्मित संरचना, वह आपकी लकड़ी, सीमेंट, बजरी इत्यादि से निर्मित संरचना हो सकती है। उस संरचना में दीवार, स्तंभ, नींव, फर्श, छत, चिमनियाँ, चबूतरा, बरामदे, बालकनी, कार्निशें और बाड़ बंदी करने हेतु दीवार जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से अधिक हो। यह यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भूमि जिसकी बाड़बंदी की गई हो और जिसकी ऊंचाई 3 मीटर से ऊंची हो तो वह भवन के अंतर्गत शामिल होगी। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांस हैं, वह यह है कि तंबू, सामियाना और त्रिपाल से बनाया गया आश्रय और बाड़बंदी जहाँ दीवार की ऊंचाई 3 मीटर से कम है वह भवन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगी। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांस हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का आशय है भवनों का समूह। अगर भवनों का या इस कॉम्प्लेक्स का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ 25 या 25 से अधिक इकाइयाँ होना आवश्यक है। यदि 25 या 25 से अधिक इकाइयाँ होंगी तभी वह कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आएगा। अगर उस कॉम्प्लेक्स का उपयोग आवासीय पर्पज से किया जा रहा है तो वहाँ 10 या 10 से अधिक इकाइयों की संख्या होनी चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद रखिएगा कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए 25 या 25 से अधिक इकाइयाँ, आवासीय उपयोग के लिए 10 या 10 से अधिक इकाइयाँ। अब भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा की परिभाषा यह है कि तीर्थयात्रियों व यात्रियों की वास सुविधा हेतु बनाए जाने वाले भवन, भवनों का समूह या किसी भवन का कुछ हिस्सा भी अगर हम यात्रियों की आवास सुविधा के लिए यूज करते हैं तो वह भाषा कहा जाएगा। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी भवन निर्माता या विकासकर्ता। तो कोई भी अभिकरण या व्यक्ति, अभिकरण से आशय है कोई भी एजेंसी हो सकती है या फिर इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है जो अपनी स्वयं की भूमि पर या फिर किसी करार के अधीन, किसी एग्रीमेंट के अधीन व किसी अन्य की भूमि पर भवन या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है तो भवन निर्माता या विकासकर्ता कहलाएगा। इन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सार्वजनिक मार्ग। सार्वजनिक मार्ग से आशय है जनता को आवागमन का अधिकार हो या फिर उसे नगरपालिका, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निधि द्वारा समतल करवाया गया हो, पत्थर जड़वाया गया हो, डामर बिछाई गई हो, नाली इत्यादि का निर्माण कराया गया हो तो ऐसा मार्ग सार्वजनिक मार्ग कहलाएगा। अब मार्ग की परिभाषा देख लेते हैं। मार्ग की परिभाषा होगी वह गली, सड़क, पुल, पैदल मार्ग जो स्थायी व अस्थायी रूप से जनता की पहुंच में हो, चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं, मार्ग की श्रेणी में आएगा। मार्ग की एक परिभाषा और दी गई है, खाली जगह, चाहे वह निजी संपत्ति हो, जो दरवाजे,
स्तंभ जंजीर द्वारा पूर्णतः या अंशतः अवरुद्ध हो और किसी व्यक्ति द्वारा आम रास्ते तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त की जाती हो तो वह भी मार्ग के अंतर्गत आएगी। अधिभोगी, अधिभोगी का अगर हम बेसिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा किराएदार। ऐसा व्यक्ति जो भवन व भूमि का उपयोग करने का किराया देता हो या फिर भवन या भूमि में नुकसान होने पर भुगतान करे। इसका अर्थ ये होगा कि आप किसी भवन या भूमि में रह रहे हो और उसका किराया देते हो। दूसरे पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि आप किसी भवन या भूमि में कोई नुकसान पहुंचाते हो तो आपको उसका भुगतान करना पड़े, तब भी आप उसके अधिभोगी माने जाओगे। या फिर स्वामी, भवन का स्वामी चाहे तो वह किराया मुक्त भी किसी किराएदार को रहने की परमिशन दे सकता है, तो वह किराएदार भी उस प्रॉपर्टी का अधिभोगी माना जाएगा। और अंतिम पॉइंट इससे रिलेटेड ये है कि स्वयं की भूमि में रहने वाला या उस भवन को या भूमि को किसी अन्य उपयोग में यूज़ करने वाला स्वामी भी अधिभोगी माना जाएगा। अर्थात अगर मालिक स्वयं चाहे तो अपने भूमि या भवन, चाहे वह उसका कोई अन्य उपयोग करे, वह भी उस भूमि का और भवन का अधिभोगी माना जाएगा। नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे स्वामी की। स्वामी से बेसिकली अर्थ निकलता है कि जो व्यक्ति किराया प्राप्त करता हो। सेकंड पॉइंट है जो किसी व्यक्ति, सोसाइटी, धार्मिक व चैरिटेबल संस्था के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में किराया प्राप्त कर रहा हो। अर्थात कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी सोसाइटी के लिए, किसी धार्मिक या चैरिटेबल संस्था के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहा हो या फिर उसका ट्रस्टी हो और किराया प्राप्त कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी स्वामी कहलाएगा। यह भूमि और भवन से संबंधित जितने भी परिभाषाएं थीं इस पहले अध्याय में वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 1 में भूमि और भवनों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कब लागू हुआ? तो हमने पहले सबसे पहली यही पढ़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर 2009। 11 सितंबर 2009 को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू हुआ था। यह इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कहाँ कहाँ लागू है? ऑप्शन ए संपूर्ण राजस्थान में, ऑप्शन बी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, ऑप्शन सी केवल पूर्वी राजस्थान में, ऑप्शन डी छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राजस्थान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम लागू है। तीसरा प्रश्न देखेंगे तो जिस व्यक्ति ने अपनी स्वयं की भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाया हो वह क्या कहलाता है? विकासकर्ता ऑप्शन ए, भवन निर्माता ऑप्शन बी, ए और बी दोनों ऑप्शन सी में आ जाएंगे और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पर या किसी एग्रीमेंट के अधीन किसी अन्य की प्रॉपर्टी पर अगर किसी भवन का निर्माण करता है, किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, तो वह विकासकर्ता और भवन निर्माता दोनों कहलाता है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि भवन संरचना में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए है नींव, ऑप्शन बी दीवारें, ऑप्शन सी फर्श, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमने पढ़ा था कि भवन संरचना में हम नींव, दीवारें, स्तंभ, बालकनियाँ, चबूतरा, बरामदे इत्यादि शामिल हों, किसी भी प्रयोजन से के लिए बनाया गया हो और किसी भी सामग्री से निर्मित हो, वह संरचना भवन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 4 प्रश्न हमने किए, सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा जिसका आप सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। इन 2 प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भवन संरचना में शामिल है ऑप्शन ए तंबू, ऑप्शन बी बाड़बंदी 3 मीटर से ऊंची, ऑप्शन सी सामियाना, ऑप्शन डी त्रिपाल आश्रय। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दूसरा प्रश्न है, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में इकाइयों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 10 या 10 से अधिक, ऑप्शन बी 15 या 15 से अधिक,
ऑप्शन सी 25 या 25 से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।